मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आ गया आप सबको इंटरटेनमेंट करने के लिए। आज जो मेरा टॉपिक है द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक जानकारी। तो भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत होता है। 4 चार्टर अधिनियम था, एक रेगुलेटिंग एक्ट, एक पिट्स इंडिया एक्ट था और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 3 में बटा हुआ था। 3 शासन अधिनियम और 3 परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, और लास्ट में क्या था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस संवैधानिक का जो 1757 से ही जो ब्रिटिश 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए हमारे भारत में आया था। उसका मेन उद्देश्य था अपने उद्योग को बढ़ाना और शासन को, अपने व्यापार और धंधे को आगे ले जाना। तो मैं डिटेल से सारा एक जितना एक्ट, इसमें 13 एक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। इधर एक्ट के बारे में, ब्रिटिश कंपनियां एक्ट के बारे में, इधर भारत शासन अधिनियम के बारे में। तो आइए साथियों, आज मैं आपको बताता हूँ। पहला, इस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी में ऐसी सरकार की स्थापना की जिनमें उनके परिषद हो। और नंबर, इसमें 2 बात थी, इसमें 4 सदस्य जो अपनी विचारधारा को रख सकते हैं। दूसरा, यह एक्ट में मुख्य 3 बातें थी रेगुलेट एक्ट में। पहला, कंपनी नियंत्रण के लिए संसदीय नियंत्रण प्रणाली को अपनाया गया। दूसरा, इस एक्ट के तहत बंगाल के प्रेसिडेंसी का गवर्नर की नियुक्ति की गई। और तीसरा, इस एक्ट लागू होने से कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, यानी कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कोलकाता में। तो उस समय दिल्ली का राजधानी कोलकाता को ही कहा जाता था। इस प्रकार हमारा रेगुलेट आया और विकास हुआ धीरे धीरे। अब जो है इसमें बात है, इसका मेन थीम था कि भारत में संसदीय प्रणाली को लाना, एक गवर्नर का नियुक्त करना और राजधानी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसका मेन उद्देश्य था रेगुलेट एक्ट 1773 का। अब मैं बात करता हूँ पिट्स इंडिया। इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई। कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स निर्माण हुआ जो व्यापारिक मामलों के लिए होता था। पुनः बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण हुआ जो राजनीतिक मामलों के लिए होता था। इस एक्ट को दोहरे प्रशासन की, इसी एक्ट के अंतर्गत दोहरा प्रशासन जिसे दुर्नीति कहते हैं। चार्टर एक्ट 1780 अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड की कर्मचारियों और सदस्यों को वेतन की नीति लाई गई। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया, यानी चार्टर एक्ट 1873 की 20 सालों के बढ़ाया गया। और ब्रिटिश ईंधन कंपनियां पूर्व देशों के साथ समझौता कर एकाधिकार करके 20 सालों के लिए चाइना के साथ समझौता बना लिया। तो ये थी चार्टर एक्ट अधिनियम का मेन थीम ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा। तो इस प्रकार जो अंग्रेजों ने एकाधिकार कर भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी किया, एकाधिकार कर और चीन को सपोर्ट किया और फैलावा और बढ़ावा दिया। तो ये था चार्टर एक्ट 1873 का। ये हम 5वां एक्ट के बारे में बात करते हैं। चार्टर एक्ट 1853। इस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चार्टर अधिनियम की मुख्य बातें, ब्रिटिश सरकार की इस कंपनी का कार्य की ओर किसी भारत प्रशासन करना रह गया था। नंबर 2, बंगाल गवर्नर को भारत का जनरल कहा जाने लगा। भारतीय कानून का वर्गीकरण कर विधि आयोग की नियुक्ति की गई तथा संसद प्रणाली का विकास किया। छठा, चार्टर एक्ट अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन की गई तथा उनमें चयनित उम्मीदवार को सरकारी सेवा नियुक्ति की व्यवस्था भी लाई गई। तो इसी अधिनियम के अंतर्गत ही प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ की गई थी सरकारी सेवा की नियुक्ति के लिए। तो चार्टर एक्ट 1853 का जो एक्ट है ये बहुत ही जबरदस्त, सबसे प्रभावशाली एक्ट यही रहा। और इस अधिनियम के अंदर ब्रिटिश सरकार ने भारत नागरिकों के लिए कुछ सीटों के लिए व्यापार का मार्ग भी खोला था, जो बैक में 1853 से 1813 का। अब हम बात करते हैं भारत का शासन अधिनियम 1853। इस अधिनियम के अंदर भारत शासन कंपनी से लेकर लेटेस्ट प्रांतों के हाथ में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन भी इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया। नंबर 4, भारतीय मामलों को ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित इस अधिनियम के द्वारा किया गया।
नंबर 2, भारत परिषद अधिनियम 1861 का। इस अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की शुरुआत की व्यवस्था की गई थी। इसी अधिनियम के अंतर्गत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने की व्यवस्था की गई थी तथा कार्य करने की शक्ति दी गई थी। नंबर 3, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अपने प्रतिनिधि का आह्वान इसी मार्लो मिंटो सुधार आंदोलन के द्वारा किया गया था। कहने का तात्पर्य है कि इस एक्ट के अंतर्गत ही भारत में मार्लो मिंटो से रंग बिरंग के जातिवाद का शुरू हुआ। रंग बिरंग का ये अधिनियम अप्रत्यक्ष से। अब आइए भारत का शासन अधिनियम। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल को कार्यकारी व्यवस्था इसी अधिनियम के द्वारा की गई। केंद्रीय और पंचायत विधान परिषद का पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने का पूरा प्रश्न और मत देने का अधिकार भी मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा किया। अब आइए चौथा, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू जेम्स सुधार सदन। इस अधिनियम के अंदर केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा की राज्य परिषद सदस्यों की संख्या 18 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 सालों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, सिर्फ 45 थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते। इस कार्यकाल में 3 वर्षों का होता है। इन दोनों सदनों का अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक पदाधिकारी निचले सदनों का था। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में 2 शासन का प्रणाली परिवर्तन हो गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा अनारक्षित। भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के अंतर्गत एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 के तहत 2 शासन परिणाम 1935 ईस्वी एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। दूसरा, इस अधिनियम में भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तीसरा, इस 1935 ईस्वी में भारत शासन का अधिनियम 1935 ईस्वी अधिनियम में 451 धारा है जो भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया। इस प्रकार अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना के लिए भारतीय संघ सहायता संघीय न्याय की व्यवस्था, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्च सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया था। तो इस प्रकार से अधिनियम की मुख्य बातें हैं। मेन था कि इस शासन अधिनियम का इस अधिनियम के भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान पारित किया जाना, यही मेन थीम था भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो आइए अब अगला हम जो टॉपिक बात करेंगे, 7वां टॉपिक बात करेंगे, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद के 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था, जो 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। फिर पुनः इस अधिनियम को 20 धाराएं थी जो अधिनियमित कर प्रमुख प्रावधान में शामिल किया है। भारतीय संहिता अधिनियम के प्रमुख बात 2 अधिराज्यों का स्थापना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों बना दिए गए और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता उत्तरदायित्व उन अधिकारों के संविधान सभा को सौंप दिया जाएगा। नंबर 2, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दोनों अधिक राज्यों में एक कर गवर्नर होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से ली जाएगी। तीसरा, इस अधिनियम ने संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है तब तक वह विधानमंडल के 2 रूपों को कार्य करती रहेगी। तो इस प्रकार था भारत स्वतंत्रता अधिनियम का जानकारी। 3 हो गया और मैं आप चौथा बताऊंगा। भारत में मंत्री के रूप में दिए जाएंगे। 1945 ईस्वी को भारतीय शासन अधिनियम तक संविधान सभा द्वारा संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उसे 1945 ईस्वी भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। फिर नंबर 6, इस अधिनियम के अंतर्गत देशी रियासतों पर ब्रिटिश की सर्वोच्चता पारित का अंत कर दिया जाएगा। उसे भारत पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में से सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार था हमारा भारतीय संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आप सभी को अगर अच्छा लगे देखिए, पढ़िए। मैं इसी तरह से अब मैं हर प्रत्येक दिन इसी तरह का टॉपिक लाता रहूँगा। और सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाते रहिए। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मेरा मेन थीम था, मैं वही बता दिया। तो आप साथियों सब अपने भाई बहनों में अगर मेरे द्वारा दी गई आपको यह भारतीय हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सबको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल डियर्स। थैंक यू वेरी मच।